नमस्कार, सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से कविता कैदी और कोकिला, जिसके रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। कैदी और कोकिला, कोकिला यानी कोयल, कैदी आपको पता ही जो जेल में कैदी होते हैं उन्हें कैदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने ये कविता उस समय लिखी थी जब वो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जेल में बंद थे, और उन्होंने कोयल को संबोधित करके ये कविता लिखी है। यानी जो भी उन्होंने अत्याचार सहन किए थे जेल में रहकर, अंग्रेज़ों के अत्याचार, और जो भी पीड़ा और दर्द था वो सब वो कोयल से कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो कोयल है वो भी इस पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, और जो कोयल की मधुर ध्वनि है उसमें भी उन्हें दर्द सुनाई देता है, कि जैसे कि कोयल दर्द भरी आवाज़ में कूक रही है, हूक रही है, और सारी जो भी उनके दुख थी, तकलीफ़ें थी, कवि कोयल से कहता है। तो हम माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन के बारे में जान लेते हैं, जो उनकी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी एक स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, जैसा कि पता चलता है इनकी कविता से ही, क्योंकि वो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जेल गए थे। तो गांधीवादी विचारधारा के थे वे, और उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में ये कविता लिखी है। और जो उनका जन्म हुआ था 1889 में हुआ था, उनकी मृत्यु 1968 में हुई थी। इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में। जो इनका बचपन था बहुत गरीबी में बीता था, आर्थिक अभावों में बीता था, और इनकी पत्नी है वो टीबी का शिकार हो गई थी, और 16 वर्ष के थे जब ये, तो उनको शिक्षक बनना पड़ा था। यानी कि 16 वर्ष की आयु में वो अध्यापक बन गए थे। जिस समय पढ़ने की आयु होती है उस समय वो अध्यापक बन गए थे, और बाद में उन्होंने अध्यापन कार्य छोड़ दिया है। इन्होंने पत्रिका का संपादन भी किया था, प्रभा नामक पत्रिका, और इसके अलावा कर्मवीर, प्रताप आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणु लो गूंजे धरा, माता, युगचरण, मरण ज्वार, बिजली काजर आज रही आदि। बिजली काजर आज रही, ये सब उनकी रचनाएं हैं। तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनकी ग्रंथावली के खंडों में विभक्त की गई हैं, और जो भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं वो राष्ट्र प्रेम से संबंधित है और देशभक्ति से रिलेटेड कविताएं हैं। तो इनकी ज़्यादातर कविताओं में अंग्रेजी जो राज्य है उसके प्रति विरोध व्यक्त हुआ है। इसी प्रकार उन्होंने, जो हम कह सकते हैं कि देश के लिए जो बलिदान और त्याग की भावना है वो उनके अंदर प्रमुख है। ये छायावादी युग के कवि ज़रूर थे, लेकिन इनका जो काव्य है वो छायावाद से अलग ही रहा था, क्योंकि जिस समय इनका काव्य विकसित हुआ था छायावादी युग चल रहा था, लेकिन जो काव्य है छायावादी युग चलते हुए भी इनका काव्य छायावाद से हमेशा अलग ही रहा था। इनकी बहुत एक प्रसिद्ध कविता है पुष्प की अभिलाषा, आपने अगर सुनी है तो बहुत फेमस हुई थी इनकी पुष्प की अभिलाषा कविता। और ये स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते कई बार ये जेल भी गए हैं, और वे दूसरे लोगों को भी, यानी कि देश के नौजवानों को, नवयुवकों को भी मातृभूमि के लिए अपनी जान देने, न्यौछावर करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं अपनी कविताओं के द्वारा। और इनकी जो कविताएं हैं उसमें खड़ी बोली का प्रयोग है, इसके अलावा उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग भी किया है, कहीं कहीं पर तत्सम शब्दावली, या इसके अलावा और भी बोलचाल के सामान्य शब्द हैं उनका प्रयोग भी इन्होंने अपनी कविताओं में किया है। तो जो इनकी कविता है कैदी और कोकिला, उसमें ये कोयल को संबोधित करते हैं, ये जेल में हैं,
भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, और जो उदासीन जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अंदर से उदास हैं ये बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों के सामने अपनी जो उदासी है वो ये प्रकट नहीं होने देते, ताकि अंग्रेज़ इनको कमज़ोर न समझे। वो सारी अपनी वेदना है वो कोयल के माध्यम से कहते हैं, कोयल को सारी बातें बताते हैं। वो बार बार कोयल से भी प्रश्न कर रहे हैं इस कविता में कि कोयल क्यों कूक रही है, किस चीज़ का संदेश लेकर आई है, क्या मैसेज लेकर आई है। वो बताते हैं कि कैसे उनको डाकुओं के बीच में, बटमारों के बीच में रहना पड़ रहा है, किस प्रकार से अंग्रेज़ उन पर अत्याचार कर रहे हैं। ये सब चीज़ें वो कोयल को बताते हैं। वो बताते हैं कि किस प्रकार से उनको लोहे की जंजीरों में जकड़ दिया गया है और उनसे मज़दूरों की तरह काम करवाया जाता है, कोल्हू चलवाया जाता है। तो कोयल होती है वो काले रंग की होती है, रात भी काले रंग की। तो उनको वो कोयल को संबोधित करते हैं कि जिस प्रकार से कोयल का रंग काला है, उसी प्रकार जो ये अंग्रेज़ों का जो शासन है वो भी काला है। इसी प्रकार जो भी है चारों तरफ उनको काला काला नज़र आता है। और कवि की जो कोठरी थी, कवि को जहाँ पर रखा गया था वो केवल 10 फुट की थी, और वहाँ पर वो अगर अपना दुख व्यक्त करते थे वो भी गुनाह समझा जाता था। केवल कष्ट भरा जीवन वो व्यतीत करने पर मजबूर थे। और गांधी जी से वो बहुत प्रेरित थे, गांधीवादी विचारधारा के थे, इसलिए गांधी जी के आह्वान पर वो स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। इसलिए उनको अपने ऊपर गर्व भी था कि अपने देश के लिए वो जेल गए हैं। तो ये सब कुछ हम कविता में पढ़ेंगे। ये कविता उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखी है। आइए हम कविता पढ़ते हैं। तो संबोधित करते हैं कवि कोयल को। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोयल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। तो इसमें कवि क्या बताना चाहते हैं, इसमें वो देखते हैं कि कोयल कूक रही है, तो वो जेल में बंद हैं, अंग्रेज़ों ने उनको जेल में बंद कर दिया है। तो जब कोयल की आवाज़ उनको सुनाई देती है तो उन्हें लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक जेल के रूप में, कारागार के रूप में देखने लगी थी, इसलिए वो आधी रात को चीख रही है। तो कहते हैं क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। इसमें शब्दों के अर्थ देख लीजिए। कोकिल यानी कि कोयल, बटमारो यानी कि बटमार होते हैं जो रास्ते में जो राहगीर होते हैं उनको लूट लेते हैं, उनका धन संपत्ति जो है उनको बटमार बोलते हैं। तम यानी कि अंधकार। हिमकर, हिमकर का मतलब होता है चंद्रमा। काली मामई, काली मामई यानी कि काली। आली का मतलब होता है सखी। तो ये आपको समझ आ गए होंगे शब्दार्थ। तो इसमें यही बताया गया है कि जो कोयल की आवाज़ सुनते हैं जेल से बाहर लेखक, तो उनको ऐसा लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक जेल के रूप में देख रही है, इसलिए वो आधी रात को जो कोयल की आवाज़ है उनको मीठी नहीं लगती, उनको ऐसा लगता है कि कोयल भी चीख रही है। तो देखिए, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। कवि कोयल से कहता है कि कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बताओ कि तुम क्या गा रही हो, क्यों रह जाती हो, और गाते हुए तुम बीच बीच में चुप हो जाती हो, यानी कि कूकती हो और फिर चुप हो जाती हो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, यानी कि एक साथ तुम नहीं गाती क्योंकि बीच बीच में तुम रुक जाती हो। तुम मुझे बताओ क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कि अपनी आवाज़ के द्वारा तुम किसका संदेशा लेकर आई हो, यानी कि तुम किसका संदेश मुझे सुनाना चाहती हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम मुझे बताओ कि किसका संदेश तुम मेरे लिए लाई हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। तो
तो इसमें अब अपनी स्थिति के बारे में बता रहे हैं कवि कि किस तरह से उन्हें किन स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जेल के अंदर, कि जेल की जो जहाँ पर रखा गया है, कवि को वो कहते हैं कि मैं तो कारागार की ऊंची ऊंची काली दीवारों के बीच में कैद हूँ और मुझे डाकू, चोरों और बटमार यानी कि जो राह चलते लोगों को जो ठग लेते हैं, लूट लेते हैं, ऐसे लोगों के बीच में मुझे रखा गया है। यानी कि मैं बड़े बड़े अपराधियों के बीच में, ऊंची ऊंची काली दीवारों के बीच में कैद हूँ और अंग्रेज सरकार बहुत ही अत्याचार कर रही है। जीने को नहीं देते पेट भर खाना, यानी कि हमारी स्थिति ऐसी कर दी है उन्होंने कि हमें जीने भी नहीं देते और हमें पेट भर कर खाना भी नहीं दिया जाता, यानी कि हम भूखे रह जाते हैं। मरने भी नहीं देते, तड़प रह जाना, और हमें ना तो जीने देते हैं ना ही मरने देते हैं, इसलिए हम तड़प तड़प कर रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन या तम का प्रभाव गहरा है। वो कहते हैं कि हमारे ऊपर तो दिन रात बहुत कड़ा सख्त पहरा लगा रहता है और हमें ऐसा लगता है कि अंग्रेजी शासन की जो व्यवस्था है, शासन है अंग्रेजी शासन, वो अंधकार का गहरा प्रभाव है। यानी कि वो अंग्रेजी शासन है या कि अंधकार का प्रभाव है, ये हम समझ नहीं पाते। फिर कहते हैं, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। अब हिमकर यानी कि चंद्रमा के बारे में बात कर रहे हैं कि हिमकर निराश कर चला रात भी खाली, कि आकाश है वो कुछ समय पहले उसमें जो चंद्रमा दिखाई दे रहा था वो भी अब निराश करके चला गया है, यानी कि चंद्रमा भी अब छिप गया है और चारों तरफ अंधकार छा गया है। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली, और ऐसी काली अंधेरी रात में हे आली मतलब सखी, हे मेरी सखी कोयल तुम अब तक क्यों जाग रही हो, ये तुम मुझे बताओ, क्योंकि तुम्हारी चीख है उससे ना तो मुझे नींद आ रही है और ना ही तुम सो रही हो। इसलिए हे कोयल मुझे बताओ कि तुम मुझे अपनी आवाज़ के द्वारा क्या बताना चाहती हो। तो आपको ये पूरा पैराग्राफ अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। तो अब हम इसमें इसके जो शिल्प सौंदर्य है वो कर लेते हैं। इसमें शिल्प सौंदर्य में क्या बताना चाहते हैं कवि कि शिल्प सौंदर्य में हम कह सकते हैं इसमें कि जो कवि पर अत्याचार किए जा रहे हैं उनका वर्णन किया गया है। इसके अलावा प्रश्न शैली है, संवादात्मक शैली है और प्रश्न कर रहा है कवि, प्रश्नालंकार कह सकते हैं हम। अनुप्रास अलंकार तो है ही, रह इस तरह के शब्द दिए गए हैं तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और प्रश्नालंकार, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, तत्सम तद्भव शब्दावली है और अलंकारों का जो है वो स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। तो ये सब आप शिल्प सौंदर्य में लिख सकते हैं। इसमें अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो आप इसमें शब्दार्थ नोट कर लीजिए। हुक का मतलब दुख से, तकलीफ से, दर्द से भरी हुई जो चीख होती है वो। वेदना यानी पीड़ा, दर्द, मृदुल कोमल, बावली पागल, अर्धरात्रि आधी रात, दावानल का अर्थ होता है जंगल की आग। तो इसके अंदर क्या बताना चाह रहे हैं कि जो कष्ट है उसके बारे में जो है कवि बता रहे हैं। इसके अलावा वो बता रहे हैं कि कारागार में किस प्रकार से उनको बंद किया गया है और आधी रात को वो क्या इसलिए क्यों चीख रही है कि उसने ऐसा क्या देख लिया है। तो इसमें आप व्याख्या देखिए, क्यों हुक पड़ी, इसमें हुकना मतलब कि दर्द से चीखना। वो कहती है क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कि हे कोयल तू अचानक से क्यों हुक पड़ी है, यानी कि दर्द से क्यों चीख रही है, यानी कि
तुम जो कूक रही हो, तुम्हारी आवाज़ में क्या लग रहा है? कोई पीड़ा का भाव ऐसा लग रहा है। वेदना बोझ वाली सी, यानी कि जो तुम्हारी आवाज़ है उसमें ऐसा लग रहा है कि वो वेदना के बोझ से, दुख के बोझ से दबी हुई है। कोकिल बोलो तो क्या लुटा, हे कोयल तुम मुझे बताओ कि ऐसा तुम्हारा क्या चीज़ लुट गई है, यानी क्या तुम्हारी चीज़ खो गई है, किसी ने ले ली है कि तुम्हारी आवाज़ में इतना दर्द है और दर्द के कारण, दुख के कारण तुम्हारी आवाज़ जो है बोझ से दबी हुई लग रही है। आगे कहते हैं, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। वो कहते हैं कि जो कोयल होती है वो तो मृदुल वैभव की रखवाली करती है, यानी कि वैभव, शानो शौकत, ऐश्वर्यपूर्ण जो होता है, मृदुल कोमल, यानी कि कोमल ऐश्वर्य की रक्षा करने वाली तुम कोयल हो, रखवाली सी, कि तुम तो कोमल ऐश्वर्य की रक्षा करने वाली कोयल हो, यानी कि तुम्हारी वाणी तो बहुत मीठी होती है, लेकिन आज तुम्हारी आवाज़ में वेदना है, दुख है। कोकिल बोलो तो कोयल बताओ, तुम मुझे बताओ कि ऐसा क्या है कि तुम्हारी जो आवाज़ मीठी होती है वह आज इस प्रकार से कैसी हो गई। क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो? अर्धरात्रि को चीखी, जो आधी रात को जब सारे सो जाते हैं, चारों तरफ अंधकार छा जाता है, तो आधी रात को तुम चीख रही हो। कोकिल बोलो तो कोयल तुम बताओ कि आधी रात को क्यों चीख रही हो? किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। वो कहते हैं कवि कि इतनी ज़ोर से तुम चीख रही हो, क्या तुमने कहीं जंगल में लगी हुई आग की लपटें देख ली हैं? यानी कि जंगल में आग लगती है तो चारों तरफ जो पशु पक्षी हैं वो चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ते हैं। तो कहते हैं तुम जो चिल्ला रही हो, चीख रही हो, वो चीख ऐसी लग रही है यानी तुमने कहीं जंगल में आग की लपटें देख ली हो। कोकिल बताओ क्या ऐसा ही है? यानी कि इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि जो अंग्रेज़ी शासन है तो पूरा देश गुलाम है, तो गुलामी जो आग है वो गुलामी की जो लपटें हैं, आग को गुलामी से कंपेयर किया गया है। तो इसमें कह रहे हैं कि जो गुलामी रूपी आग है वो देशवासियों को जला रही है, यानी गुलामी की आग में वो जल रहे हैं, और इसलिए शायद परेशान होकर कोयल ने भी इस प्रकार से आधी रात को चीखना शुरू कर दिया है। तो आपको ये अच्छी प्रकार से आ गया होगा। इसके जो हमारे शिल्प सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य, वो देख लेते हैं। प्रश्नालंकार तो है ही, और इसमें सी शब्द आया है तो सा, सी, सम, सरिस यहाँ पर आ जाते हैं। तो उपमा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार का भी सहज प्रयोग हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर तत्सम शब्दावली है, और यहाँ पर कवि ने कोयल की परेशानी प्रकट की है कि किस प्रकार से कोयल की जो मीठी वाणी भी है वो दुख भरी वाणी में परिवर्तित हो गई है। और विदेशी सरकार द्वारा जो कारागार में जो लेखक को बंद कर दिया गया था, वो लेखक के द्वारा किए जाने वाले प्रयत्नों के बारे में भी वर्णन किया गया है इसमें। तो ये सारे आप इसमें लिख सकते हैं। आगे देख लीजिए, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़िया क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हूँ, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हूँ, कोकिल बोलो तो। इसमें शब्दों के अर्थ नोट कर लीजिए। मोट खींचने का मतलब होता है चरस खींचना, कि जब जो कोल्हू की तरह होता है उसमें जो जेल में क्या किया जाता था, बैल की तरह उनको उनके ऊपर फीता लगा दिया जाता था, एक रस्सी की तरह एक पट्टी लगा दी जाती थी, और उनसे
खींचने के काम करवाए जाते, जैसे कोल्हू चलाना होता है उनसे, इस तरह से जो जानवर काम करते थे वो उनसे करवाए जाते थे। तो गिट्टी, गिट्टी का अर्थ होता है ईंट पत्थर के टुकड़े। जुआ, जुआ का मतलब होता है ऐसी जो लकड़ी जो पाट को घुमाने का काम करती है, यानी कि वो घूमते हैं। उनके हल चलाने के बाद जो बैलों के गले पर रखी जाती है लकड़ी, आपने देखा होगा। तो बैलों से जैसे कोल्हू चलवाए जाते हैं, वैसे ही वहाँ रहने वाले जो कैदी थे उनसे इस तरह के काम करवाए जाते थे। आली का अर्थ होता है सखी। तो वो कहते हैं क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। तो इसमें जो तरह तरह के कष्ट हैं उसके बारे में वर्णन करते हुए कवि कहता है, कोयल को संबोधित करते हुए कहता है, कोयल क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ब्रिटिश राज ने हमें जंजीरों रूपी गहने पहना रखे हैं, यानी कि लोहे के जंजीरों में हमें जकड़ रखा है। हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। जो इन्होंने हमारे हाथों में हथकड़ियाँ डाली हुई है, वो किस लिए डाली है, क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार का दिया हुआ गहना है। यानी कि वो कहते हैं कि इसमें बताना चाहते हैं कि हमें लोहे की जंजीरों में जकड़ रखा है और हमें हमारे हाथों में हथकड़ियाँ डाल रखी हैं। कोल्हू का चर्रक चू जीवन की तान। तान यानी कि जब हम कहते हैं म्यूज़िक बज गया या जीवन में जो भी है, वो कहते हैं जो कोल्हू जब चलता है तो उसमें क्या है, चर्रक चू की आवाज़ आती है। तो वो कहते हैं कि सारा दिन हमसे यही काम करवाया जाता है। तो कोल्हू चलाने पर जो तेल निकाला जाता है, वो जब वो घूमता है कोल्हू, तो उसमें चर्रक चू की जो आवाज़ आती है वही अब हमारे जीवन की तान बन चुकी है। यानी कि अब जीवन में हमारे यही है। यानी कि कवि कहना चाहता है जब वो उसकी आवाज़ आती है तो हमारा जो अंग्रेज़ों के प्रति जो विद्रोह है, जो नफ़रत है, वो हमारी ओर बढ़ती है और हमें और भी ज़्यादा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए उत्साह मिलता है। अब वो कहते हैं गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। वो कहते हैं कि ईंट पत्थर के जो हथौड़ों से तोड़ते हैं, वो गिट्टियां हैं, ईंट पत्थर के जो टुकड़े होते हैं, वो उनसे हम अंगुलियों पर उनके द्वारा चोटों के रूप में गीत लिखे गए हैं। यानी कि जो उंगलियों पर हमारे वो ईंट पत्थर तोड़ने से जो चोटें पड़ गई हैं, वो हमारे लिए गीत के समान है, स्वतंत्रता के गीतों के समान है। फिर कहते हैं कवि, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। वो कहते हैं कि जो मेरे पेट के ऊपर जुआ लगा हुआ है, मोट खींचता, यानी कि मैं जेल के अंदर जो जानवरों की तरह, बैलों की तरह मेरे ऊपर जो फीता लगाकर जो मैं काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, मैं खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। जब मुझसे ऐसा काम करवाया जाता है तो ऐसा लगता है मानो मैं ब्रिटिश राज के अहंकार के कुएं को खाली कर रहा हूँ। यानी कि जब उनसे कोल्हू चलवाया जाता है तो लेखक को ऐसा लगता है कि वो ब्रिटिश राज की जो अकड़ है, उसका अकड़ रूपी कुएं को खाली कर रहा है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। यानी कि कवि कहता है दिन में करुणा क्यों जगे, यानी कि कवि अंग्रेज़ों के सामने अपने दुख तकलीफ को प्रकट नहीं करता, चेहरे पर आने नहीं देता। तो वो कहता है कि दिन में तू आवाज़ नहीं करती, कोयल को संबोधित करता है कि दिन में मैं अपनी करुणा, मैं अपना दुख अंग्रेज़ों के सामने, पहरेदारों के सामने प्रकट नहीं कर सकता, इसलिए तू रात में इस तरह से पीड़ा के भाव से भरी हुई आवाज़ में गा रही है। इससे क्या हो रहा है, कवि के जो पीड़ा का भाव है वो रात के अंधेरे में वो प्रकट कर रहा है। यानी कि उसका जो दुख है वो कोयल की आवाज़ से और अधिक प्रकट हो रहा है। तो वो कहता है कि कवि दोनों पंक्तियों में क्या कहना चाहता है कि दिन में जो पहरेदार हैं, अंग्रेज़ी पहरेदार हैं, उनके सामने हम अपनी पीड़ा को प्रकट नहीं करते, क्योंकि हम दिखाना नहीं चाहते कि हम अंदर से टूट चुके हैं। इसलिए हे कोयल, तू मेरे हृदय में जो छिपा हुआ पीड़ा है, दर्द है, उसको रात के अंधेरे में तू गजब ढा रही है। यानी कि उस पीड़ा और तकलीफ
को जो है रात में जो मैं तेरी आवाज़ से उस रात में तकलीफ को प्रकट कर रहा हूँ। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हूँ। इस शांत समय में यानी कि रात को शांति का समय होता है, रात को अंधकार होता है चारों तरफ। तो कहते हैं इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हूँ, कि जो तुम्हारी आवाज़ है वो ऐसी लग रही है कि वो अंधकार को चीरती हुई आ रही है, कि अंधेरे को चीरती हुई इस शांत समय में तुम दुख से भरी हुई आवाज़ में क्यों रो रही हो। कोकिल बोलो तो कोयल इसका कारण मुझे बताओ। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो, कि कोयल तुम बताओ कि तुम चुपचाप इस तरह अपनी वाणी में मधुर विद्रोह के बीज, विद्रोह रूपी बीज क्यों बो रही हो। अर्थात तुम्हारी आवाज़ से हमारे अंदर विद्रोह की भावना जागृत हो रही है अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो तुम इस विद्रोह के बीज क्यों बोना चाहती हो। ये कोयल तुम मुझे बताओ कि इस तरह से रात के अंधेरे में क्यों गा रही हो, क्यों कूक रही हो। तो ये पैराग्राफ आपको समझ आ गया होगा। इसका शिल्प सौंदर्य देख लीजिए। शिल्प सौंदर्य में आप कर सकते हो ये चित्रात्मकता, क्योंकि जो भी कवि ने अत्याचारों का वर्णन किया है एक तरह से हमारी आंखों के सामने चित्र सा उभर कर आ जाता है। तो चित्रात्मकता है इसमें, और स्वतंत्रता सेनानियों को जो यातनाएं दी जाती है जेल के अंदर अंग्रेजी शासकों के द्वारा, उसका वर्णन कवि ने किया है। प्रश्न अलंकार तो है ही, अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, विद्रोह बीज, इस तरह से इनमें रूपक अलंकार है। और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है, और इसमें करुण रस भी है, क्योंकि पूरी कविता के अंदर करुणा का भाव है, तो करुण रस भी लिख सकते हैं हम। और जो भी सामान्य बोलचाल के शब्द हैं, देशज शब्दों का प्रयोग भी किया है कवि ने, तो वो भी लिखा जा सकता है शिल्प सौंदर्य के अंदर। तो ये पैराग्राफ आपको अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले पैराग्राफ की ओर। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ये आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो इसमें शब्दों के अर्थ नोट कर लीजिए। रजनी मतलब रात, श्रृंखला जंजीर, हुंकृति हुंकार करना, ब्याली सर्पिणी, आली सखी। तो इसमें जो कवि है उसने कारागार का जो वातावरण है उसके बारे में वर्णन किया है। तो क्या कहते हैं, काली तू रजनी भी काली। अब कोयल को वो बता रहे हैं कि वहाँ जिस कोठरी के अंदर वो रह रहे हैं और आसपास का जो वातावरण है वो उसके बारे में सब कुछ बता रहे हैं। कवि कहता है कि कोयल तुम्हारा रंग भी काला है, और ये जो रात है वो भी काली है, शासन की करनी भी काली, और जो अंग्रेजी शासन है उसके कार्य भी काले हैं, यानी कि वो गलत कर रहे हैं, भारतीयों के साथ उन पर अत्याचार कर रहे हैं। काली लहर कल्पना काली, और जो भी सारे वातावरण में निराशा भरी हुई है, कल्पनाएं हैं वो भी काली हैं, जो भी कल्पनाएं हो रही हैं वो भी काली है। काली लहर मतलब सारे वातावरण है उसमें निराशा भी भरी हुई है। और वो कहते हैं कि मेरी काल कोठरी काली, और जिस कोठरी में मुझे रखा गया है वो भी काली है। टोपी काली कमली काली, और जो मुझे पहनने के लिए टोपी दी गई है, यानी कि कैदियों के जो वस्त्र हैं वो टोपी भी काली है, कमली भी काली है। तो लेखक ने जो पहन रखा है कंबल है उसके पास वो भी काला है, कमली यानी कंबल। मेरी लोह श्रृंखला काली, और जो मुझे लोहे की जंजीरें में बांधी गई है वो भी काले रंग की है। पहरे की हूँ कृति की ब्याली, और जो पहरेदार हैं वहाँ पर हुकार कर रहे हैं, हुकार भरते रहते हैं, बोलते रहते हैं, वो कैसी लगती हैं, सर्पिणी की भांति लगती हैं, क्योंकि सर्पिणी भी काले रंग की होती है। और तो जो हुकारे हैं वो कहती हैं पहरे की हूँ कृति की ब्याली, कि जो पहरेदार है वो सर्पिणी के समान हुकारे भरते रहते हैं। और आगे कवि क्या कहते हैं, तिस पर है गाली ये आली, इतने सब पर भी वो
हमें गाली तक दे देते हैं, यानी कि हमें गाली देकर हमें पुकारते हैं, अच्छी प्रकार से बोलते भी नहीं हैं, गालियां देते रहते हैं और गलत बोलते हैं। तो कहते हैं इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, और वो कहते हैं कि देश की जो परतंत्रता है, गुलामी रूपी जो ये काला संकट सागर है छाया हुआ है देश के ऊपर, यानी कि संकट सागर को भी संकट रूपी सागर, संकट को काले से ही उन्होंने तुलना की है। जो काला संकट रूपी सागर है वो क्या है? परतंत्रता, यानी कि गुलामी। जो गुलामी रूपी ये काला संकट सागर पर है, सागर पर हम मरने के लिए, उसे आज़ाद करने के लिए हमारे मन में इच्छा जागृत होती है। यानी कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए ये हमारे मन के अंदर जो मदमाती, यानी कि मन के अंदर इस प्रकार की इच्छा जागृत होती है कि हम अपने देश को आज़ाद करवाएं, कि देश की गुलामी रूपी इस काले संकट सागर पर हम मर के इस देश को आज़ाद करने की जो मदमाती इच्छा है, जो हमारे मन में जो इच्छा जागृत होती है, वो ये इच्छा है कि हम अपने देश को आज़ाद कराएं। कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को, क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। वो कहते हैं कि हे कोयल, तुम मुझे बताओ कि इस अंधेरी रात में अपने चमकीले गीतों से क्यों तैरा रही हो, क्यों कर हो तैराती। किस अंधेरी रात में भी किस प्रकार से तुम गा सकती हो, चमकीले गीतों को ऐसी मधुर ध्वनि में कैसे गा सकती हो। ये यानी कि अपने गीतों से हर एक दिशा में तुम गाती हुई क्यों घूम रही हो, हे कोयल तुम मुझे बताओ। तो इसमें आप शिल्प सौंदर्य कर सकते हैं। शिल्प सौंदर्य में आप लिख सकते हैं कि अनुप्रास है, रूपक अलंकार भी है। इसमें जो काला संकट सागर आया है उसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार तो है ही। इसके अलावा तत्सम तद्भव शब्दावली है, करुण रस है, और जो कवि ने कारागार के अंदर, जेल के अंदर जो तरह तरह के कष्ट उठाए हैं उसका वर्णन किया गया है। तो ये सब आप शिल्प सौंदर्य में लिख सकते हैं। इसके बाद जो आखिरी पैराग्राफ है वो आप देख लीजिए। आखिरी पैराग्राफ में कवि क्या कहना चाहते हैं? तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर। कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो इसमें कवि क्या बताना चाह रहे हैं? पहले शब्दों के अर्थ नोट कर लीजिए। नसीब का अर्थ होता है भाग्य, यानी नसीब होना, कुछ मिलना, प्राप्त होना। नभ आकाश, गुनाह का अर्थ होता है अपराध। विषमता यानी कि कठिनाई। हुंकृति यानी कि हुंकार। कृति यानी रचना। मोहन यानी कि यहाँ पर महात्मा गांधी जी की बात की जा रही है। आसव रस। कोकिल कोयल। तो इसमें जो कारागार के अंदर जो पीड़ा हो रही है कवि को, वो किसी के सामने वो प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, तो कोयल के सामने प्रकट कर रहे हैं। वो बता रहे हैं तुझे मिली हरियाली डाली। अब वो कोयल से अपनी तुलना कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि कोयल तुझे तो हरियाली डाली मिली है, अर्थात तू तो पेड़ों की हरी भरी शाखाओं पर घूमती रहती है। मुझे नसीब कोठरी काली, और मेरा भाग्य तो ऐसा है कि मुझे तो काली कोठरी नसीब हुई है। तेरा नभ भर में संचार, तू तो पूरे आकाश भर में फिरती रहती है। मेरा 10 फुट का संसार, और मेरा जो संसार तो अब 10 फुट में सिमट कर रह गया है, यानी कि मुझे 10 फुट की कोठरी में बंद करके रखा गया है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। और तू जब कूकती है, तू जब गाती है, तो तेरे मधुर गीत है उस पर सब वाह वाह करते हैं, सभी को तेरे मधुर गीत अच्छे लगते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, और अगर मैं अपने दुख के कारण रोने की कोशिश भी करता हूँ तो वो गुनाह माना जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कि तू अपनी और मेरी विषमता देख, कि तू अपना और मेरा अंतर देख, कठिनाई देख, कि बजा रही तिस पर रणभेरी, कि तू हम दोनों का अंतर देख, और इस तरह की परिस्थिति में
भी मैं निरुत्साहित नहीं हूँ, यानी कि मैंने उत्साह को खत्म नहीं किया है। और तू रणभेरी, इस पर तू रणभेरी बजा रही है, यानी कि तू देश को आज़ाद कराने के लिए रणभेरी बजा रही। यानी कि कह रही कि इसमें कवि क्या कहना चाहता है, इस पर भी तू अपने और मेरे अंतर को देख कि मैं जेल में रहकर भी मैंने अपने अंदर जो अंग्रेजी शासन के प्रति जो संघर्ष की भावना है, विद्रोह की भावना है, उसको कम नहीं होने दिया। और तू अपनी आवाज़ के द्वारा ऐसा लग रहा है जैसे कि आज़ादी प्राप्त करने के लिए रणभेरी बजा रही है, यानी कि लड़ने के लिए तू प्रेरित कर रही है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहूँ क्या कर दूँ। इस हुंकृति पर यानी कि इस पुकार पर, इस हुंकार पर, हे कोयल बताओ कि ऐसी हुंकार पर अपनी कृति से और कहूँ क्या कर दूँ, कि मैं ऐसी क्या रचना करूँ कि अपनी कृति से और क्या करूं, मैं अपनी रचना से और क्या कर सकता हूं, और किसी को क्या दे सकता हूं। कोकिल बोलो तो, कोकिल बताओ मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो कि बताओ कि मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी ने जो देश की स्वतंत्रता के लिए जो व्रत लिया है, उसे मैं किस प्राणों के रस के रूप में भर दूं, कि मैं किसके प्राणों में रस के रूप में भर दूं। प्राणों का आसव यानी कि प्राणों में रस, कि किसके प्राणों में रस के रूप में भर दूं, यानी कि मैं अपनी रचना के द्वारा और किस किस को प्रेरित करूं, देश के लिए स्वतंत्र कराने के लिए मैं किस किस को प्रेरित करूं। कोयल तुम मुझे बताओ, यानी कि वो कहते हैं कि कोयल तुम बताओ कि मैं महात्मा गांधी जी ने जो देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए व्रत लिया था, उसे मैं किसके प्राणों में रस के रूप में भर दूं। कोयल तुम मुझे बताओ। तो कवि यही कहना चाहता है कि मैं अपनी रचना के द्वारा किस किस को प्रेरित करूं और स्वतंत्रता संग्राम के लिए किस किस को प्रेरित करूं। वो कोयल से इस तरह की बातें कर रहा है। तो आप इसमें शिल्प सौंदर्य में लिख सकते हैं, वही प्रश्न अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, सामान्य बोलचाल के जो शब्द हैं उनका प्रयोग किया गया है। और इसी प्रकार जो आज़ादी के लिए जो महात्मा गांधी ने जो व्रत लिया था उसके बारे में वर्णन किया गया है कवि के द्वारा। ये सब आप इसमें शिल्प सौंदर्य में लिख सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये पोयम अच्छी प्रकार से समझ आ गई होगी। इस वीडियो को बार बार सुनिए ताकि एक एक शब्द की अच्छी प्रकार से आपको व्याख्या समझ आए। एक बार अगर सुनेंगे तो एक बार में आपको नहीं आएगी, 2-3 बार अच्छी प्रकार से सुनिए।